नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्ज़ाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके सिलेबस में गिवन है हिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक गिवन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया है। और जो सेकंड टॉपिक आपका गिवन है वो है आपका वैदिक कल्चर या फिर वैदिक संस्कृति के बारे में गिवन है। ठीक, तो वैदिक संस्कृति के बारे में आज हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे। चाहे एग्जामिनर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे या फिर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, जिस तरीके से आपके यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न बदल रहा है, एग्जामिनर अब आपके फैक्ट पे ना पूछ के कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उसी के साथ साथ ही एक बात और बता दूं, आपको तैयारी उस ढंग से करनी चाहिए कि महज आपका लक्ष्य यूपी ट्रिपल एससी पेट निकालना नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी पेट निकालने के बाद उसके अंदर जो भी आपकी वैकेंसी आती है, जैसे कि इस बार आपकी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कौन सी लेखपाल की वैकेंसी आई, फिर उसके बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट आई थी उससे पहले, और उसके बाद लोअर पीसीएस बहुत ज़्यादा वेटेड वैकेंसी थी। तो इतने हाई लेवल तक की वैकेंसी आ रही हैं, तो बहुत ही डिटेल में आपको कवर करना चाहिए और साथ साथ में कवर करना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ढंग की हो जाए और कैसा भी एग्जामिनर आपसे पूछे आप हर तरीके से तैयार रहें। ठीक, तो उसी पैटर्न पे हम लोग फॉलो करेंगे। मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, मैं हूं शुभम वर्मा और मैंने आपका यूपीएससी सीडीएस जो एग्जामिनेशन होता है 2 बार मैंने क्रैक कर रखा है। उसी के साथ साथ ही सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन यूपीएससी कराता है, वो मैंने क्रैक कर रखा है। उसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस एसआई का पेपर 2 बार लगातार, और एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन मैंने क्रैक कर रखा है, और यूपी ट्रिपल एससी के कई पेपर मैंने क्रैक कर रखे हैं। और साथ ही साथ मेरा अनुभव यूपी ट्रिपल एससी पेट में लगातार 3 बार 97 से ऊपर परसेंटाइल लाने का है। तो ये वीडियो मैं अपने अनुभव के साथ बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आपकी वीडियो रहने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। और इसके नोट्स जो हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, एग्ज़ाम मोड यूपी चैनल का नाम है। वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, और साथ साथ में जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ बताता रहूँगा वो आप नोट करके चलते रहिएगा। ठीक है, तो पेन और कॉपी साथ में रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। अब देखिए, जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी, ठीक, कालखंड मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3200 बिफोर कॉमन एरा से आपका लगभग मैं कहूँ तो 1800 बिफोर कॉमन एरा के आसपास तक क्या रहा था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड आपका रहा था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने सब कुछ डिटेल से पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अब उसके बाद जब आपका 1800 बिफोर कॉमन एरा आया, तो मैंने आपको बताया था कि आर्यन का इन्वेजन हुआ था। आर्य आपके क्या करे थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था उस पर आपके हमला कर दिया था। तो एक तरीके से वो लोग आपके ख़त्म हो गए थे और उनकी जगह पर अब आर्यन वर्ग के लोग आ गए थे। ठीक, तो उसी के साथ साथ धीरे धीरे कह सकते हैं कि 1500 से 600 बिफोर कॉमन एरा तक आपका वैदिक संस्कृति का काल रहा है। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि औरतों की क्या स्थिति थी, ठीक है, किस तरीके से वो लोग क्या एग्रीकल्चर करते थे या फिर वो जानवर पालते थे, किस तरीके से कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, और क्या क्या एक तरीके से पॉलिटी थी वहाँ पर के राजा रजवाड़ों का सिस्टम था कि नहीं था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल आपकी एग्जामिनेशन पूछी जाती हैं एक एक करके कवर करते हैं। अब देखिए, जब आपका मैंने बताया पिछले वीडियो में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, सिंधु घाटी सभ्यता आया, तो पहला नगरीकरण उसे कहा जाता है भारत का। तो भारत का वो पहला नगरीकरण था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो कोलैप्स होता है, आर्यन का इन्वेजन होता है, आर्य जब आपके आते हैं तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो जाता है। उसी के साथ साथ ही आपके नगरीकरण और आधुनिकीकरण जितनी भी सारी चीज़ें थी उसका समापन भी आपका हो जाता है। तो आर्यों का जब इन्वेजन हुआ तो वो आपके राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में वो पहली बार आए। ठीक, तो उस समय क्या हुआ था, जब ये आए तो इसके कुछ साल बाद आपके नगरीकरण समाप्त हो चुका था। भारत में अब नगरीकरण समाप्त हो चुका था और फिर से हम लोग कह सकते हैं कि पुराने कालखंड में हम चले गए थे, जहाँ पर आपके पशुपालन और खेती
पुराने तरीके से खेती पद्धति, ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर से आपकी चालू हो गई थी। तो नगरीकरण आपके वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में समाप्त हो गया था, ये याद रखना है। सेकंड चीज़ है, जब नगरीकरण आपका समाप्त हो गया है तो नगरीकरण योजना भी आपकी खत्म हो चुकी होगी। जब नगरीकरण योजना खत्म हो चुकी होगी तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपके जो घरों का विभाजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो 90 डिग्री में या फिर समकोण में आपका था, और नालियाँ और गलियाँ सारी की सारी आपकी समकोण में बनी थी और पक्की नालियाँ बनी थी। लेकिन जब आप वैदिक काल में आते हैं, ठीक, आर्यों के इन्वेजन के बाद, आर्य जब आए भारत में, उसके बाद नगरीकरण योजना पूरी तरीके से आपके समाप्त हो गई। कच्चे घर बनने लग गए, ठीक है, मिट्टी से घर बनने लग गए, और घरों की जो पोजीशन थी वो आपकी व्यवस्थित नहीं थी, नालियाँ कच्ची हो गई। ये सारी चीज़ें, मतलब नगरीकरण योजना जितनी भी थी वो ख़त्म आपकी हो गई थी, और जल निकासी प्रणाली जो आपकी थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी, उसके जगह पे कच्ची नालियाँ आपकी थी। इसी के साथ साथ ही आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि लिपि भी आपकी कोई भी मौजूद नहीं थी, कोई भी आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जो आप देखते हैं ऋग्वेद, वहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वेदा आपके वैदिक काल से निकल के आया है। तो एक चीज़ याद रखना है कि ऋग्वेदा के जितने भी मंत्र हैं, ठीक है, ये आगे चल के आपको लेटर वैदिक एज में, ठीक है, लेटर वैदिक एज में बाद में इनको कंपाइल किया गया और इन्हें ऋग्वेदा के फॉर्म में लिखा गया। तो आपके वैदिक कालखंड में आपके कोई भी लिपि मौजूद नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जब बाद में जाके इनको सुन के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुआ होगा, बाद में उत्तर वैदिक काल में उसको कोडिफाई या फिर लिखा गया, ठीक है। तो कोई भी लिपि आपकी मौजूद नहीं थी, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माप तौल की कोई भी एक प्रमुख पैमाना अब नहीं बचा था, ठीक, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में परफेक्ट बांट आपके होते थे, ठीक है, 16 और उसके गुना का जो वजन करने वाले बांट आपके वहाँ थे। लेकिन वैदिक काल में आपका ये सब चीज़ें समाप्त हो चुकी थी। एक तरीके से पहले आपका नगरीकरण हुआ और नगरीकरण का पतन हुआ, उसके बाद फिर से हम लोग पुराने वक्त में लौट गए थे। ये वैदिक कल्चर का ओवरव्यू था, ठीक। अब एक एक करके सबको डिटेल से समझते हैं। अब देखिए, जो 1500 से 600 बिफोर कॉमन एरा, ठीक, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 बिफोर कॉमन एरा तक आपका लगभग मैं कह सकता हूँ ये 900 साल का आपका कालखंड है। इसको दो भागों में आपको डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक। पहला आपका है ऋग्वैदिक काल या फिर अर्ली वैदिक एज के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल या फिर लेटर वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। ये बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए ध्यान से, और एक पेन कॉपी हो तो रफली नोट कर लीजिए, बाकी मैं नोट्स डालूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा। तो ऋग्वैदिक काल को जो हमने कालखंड विभाजन किया है वो किया है 1500 से आपके 1000 बिफोर कॉमन एरा तक, ठीक है। कहाँ तक? आपके 1500 से आपके 1000 बिफोर कॉमन एरा तक आपके क्या रहा है? ऋग्वैदिक काल रहा है, और 1000 के बाद आपका 600 बिफोर कॉमन एरा तक आपका लेटर वैदिक एज या फिर उत्तर वैदिक काल हो चुका होगा, ठीक। अब यहाँ समझिए, जो 1500 से 1000 बिफोर कॉमन एरा का आपका काल था, ये भी आपका कांस्य युग था, ठीक है, कांस्य युग था आपका। इस समय हमने लोहे की खोज नहीं करी थी। याद रखिएगा कि जो लोहे की खोज थी वो आपकी 950 बिफोर कॉमन एरा के आसपास आपकी हुई थी। गांधार के कुछ क्षेत्र में इसका खोज हुआ था, बाद में गांधार आपका बहुत विकसित हुआ, आप सभी जानते हैं। तो गांधार के क्षेत्र में यहाँ पर आपके ये विकसित हुआ था, लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। तो ये आपका ऋग्वैदिक काल के बाद में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग आपको नहीं मिलता है, ये चीज़ समझना है। और पहले हम ये ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल में आएंगे। जब लोहे का आपको उपयोग नहीं हुआ है तो उसके साथ साथ ही कुछ बातें आपको याद रखनी है कि लाल मृदभांड, काले मृदभांड और काले और लाल मृदभांड के बर्तन आपके, और काले लेप युक्त मृदभांड, ठीक है, मतलब कि आग से पकाए हुए मिट्टी के आपके बर्तन, ठीक है, इनका उपयोग आपका होता था। लोहे का उपयोग आपका नहीं होता था, और खाना पकाने के लिए आपके इन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। ये चीज़ याद रखिएगा, लाल मृदभांड, काला मृदभांड और काले और लाल मृदभांड, और उसी के साथ साथ ही काला लेप युक्त मृदभांड आपका इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही साथ आपके ऋग्वैदिक की संरचना यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे एक तरीके से मैं कहूँ मंत्रों का उच्चारण और एक तरीके से ट्रांसफ़र करना,
ठीक है। यहाँ पर आपके गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में क्या होता था कि आपके जो टीचर होते थे, ठीक है, ये अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। श्रुति जनस्य नाम से जाना जाता है इसे। इसका मतलब है कि सुन के एक आपके जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसे ट्रांसफ़र करा गया है। सुन, जो आपके शिष्य पढ़ते थे उन्हीं में से कोई एक शिक्षक बनता था, ठीक, वो आगे चल के अपने शिष्यों को क्या करता था, यही आपकी जो टीचिंग देता था। वही ऋग्वेदिक आपका धीरे धीरे ऋग्वेद आपका आगे बढ़ा, ठीक है। ये चीज़ समझना है। सप्त सिंधु क्षेत्र में आपके क्या किया, आपके जितने भी आर्यन आए थे ये पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में इन्होंने निवास किया। सप्त सिंधु क्षेत्र का जो आपका एरिया है उसको मैं आगे बताता हूँ। अभी से पता याद रखिए कि सप्त सिंधु क्षेत्र में आपके आर्यन आए थे, ठीक है। आर्यन आपके सप्त सिंधु क्षेत्र में आए थे, ठीक। जब इतना हो गया, ये बेसिक बात हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ होगा, आपके उत्तर वैदिक काल में आपके 1000 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 बिफोर कॉमन एरा के बीच का इसका कालखंड है। इसमें लोहे का उपयोग आपको देखने को मिला है, ठीक। मैंने आपको बताया 950 बिफोर कॉमन एरा के आसपास आपका लोहे की खोज हो गई थी। तो लोहे का इस्तेमाल यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके साथ साथ ही आपके पेंटेड ग्रे वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेंटेड ग्रे वेयर मतलब कि चित्रित धूसर के बर्तन, आपके कह सकता हूँ कि जो आपके मिट्टी के बर्तन जिस पे कलाकारी करी गई हो वही आपके पेंटेड ग्रेवेयर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल, और साथ ही साथ अल्फ़ा माने कि ये सारे बर्तन तो इस्तेमाल होते थे, उसके साथ साथ ही आपके पेंटेड ग्रेवेयर या फिर कह सकता हूँ चित्रित धूसर का इस्तेमाल होता था, इन बर्तनों का इस्तेमाल होता था, ठीक। ये हो गई। आगे एक चीज़ आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके ये ऋग्वेदिक काल या फिर अर्ली वैदिक काल में आपके ऋग्वेद की संरचना स्टार्टिंग हुई, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में आपके कौन कौन से वेद आए हैं, जो आपके 3 बचे हुए वेद हैं ना, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका निर्माण आपके उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक साहित्य और उपनिषद, ये सभी के सभी आपके उत्तर वैदिक काल में इनकी संरचना हुई है। और बात धीरे धीरे क्या हुआ है कि सप्त सिंधु का जो क्षेत्र आपका था, ठीक है, पश्चिमी भारत का क्षेत्र मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान, इसका जो क्षेत्र आता है, यहाँ से धीरे धीरे आपके क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल में आपके जो आर्यन हैं ये पलायन करेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्र में। तो आपका उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र पूछा जाए तो प्रमुख क्षेत्र है आपका गंगा के मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो आज डिटेल से हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में यहाँ जानेंगे। उत्तर वैदिक काल और उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है उसको कल अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये हो गया। अब आर्य कौन थे ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आर्यंस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये आर्यन आखिर कौन थे ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपके मध्य एशिया के निवासी थे, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये मध्य एशिया के निवासी थे और ये एक जनजातीय समूह था आपके, जो जानवरों को पालता था और अपना गुजारा करता था, ठीक। एक तरीके से ये कह सकता हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तरीके से ये लोग करते थे, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ये लोग निवास नहीं करते थे, ठीक। एक पर्टिकुलर जगह पे लोग निवास नहीं करते थे। जब यहाँ पर इन्होंने खेती कर ली, कुछ दिन यहाँ तक इन्होंने गुजारा कर लिया, फिर आगे दूसरे क्षेत्र में जाते थे। पेस्टोरलिज्म मतलब कि जानवर भी पालते थे और साथ ही साथ आपका खेती भी करते थे। तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से ये लोग एसोसिएटेड नहीं थे, मध्य एशिया के थे। तो धीरे धीरे ये लोग आपके अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में इन्होंने आना स्टार्ट किया। 22 अब देखिए क्यों हम कहते हैं कि आपके ये जो आर्यन है ये मध्य एशिया से आए हैं, इसका सबूत है जो एग्जामिनर पूछता है, जिसके बारे में बताता हूँ आपको। 2200 बिफोर कॉमन एरा जो था आपका, ठीक है, मध्य एशिया में, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है जहाँ से आर्यन आए हैं वो यूरोप से आए हैं, आपके तुर्की से आए हैं, ईरान, इराक और सीरिया जैसे क्षेत्रों से ये आपके क्या करें, इन्होंने ईरानियन आर्यन एक, तो ये धीरे धीरे इन्होंने पलायन किया। तो ईरानियन आर्यन जो थे उन्होंने आपके एक किताब लिखी है जिसका नाम है जंद अवस्था। इस किताब का नाम याद रखिएगा, जंद अवस्था नामक किताब है। इसमें आपके इंद्र देवता, ठीक है, इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य का जिक्र मिलता है। इन सभी देवताओं का यहाँ पर जिक्र मिलता है। जो आपका एक बाजकोई एडिक्ट है ना ईरान में, बाजकोई एडिक्ट मतलब होता है कि पत्थर पे शिलालेख होता है, बाजकोई शिलालेख है आपका, वहाँ पर आपके इन जो 4 जो मैंने देवताओं के नाम बताए हैं इनके नाम गुरीदे गए हैं, जो कह सकते हैं, जिससे हम लोग एक सबूत मिलता है
कि ये जो आपके थे, ये सारे लोग आपके जो आपके ये थे, कौन, आर्यन, आर्यन इस क्षेत्र से उन्होंने पलायन करके आपके कहाँ पर आए बाद में, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध क्षेत्र में वो लोग पलायन करके आए आपके। साथ ही साथ मौजूदा समय का जो आपका हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जब मेरठ तक का आपका एरिया है, यहाँ पर ये निवास आपके करे। ठीक है, तो इससे आपके इंडियन आर्यन के नाम से इन्हें जाना गया और ऋग्वेदा की संरचना इन्होंने आगे चल के करी। देखिए, एक स्टोरी की फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे वो लोग आए और धीरे धीरे वो यहाँ कैसे निवास करे और क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी। जब इतना हो गया तो सप्त सिंधु का आपको क्षेत्र में बता रहा हूँ कि 7 नदियों का समूह है। तो उन 7 नदी जो आपकी थी, ये आपके राजस्थान और पाकिस्तान, ठीक, अफ़गानिस्तान और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में जितनी भी आपकी नदियाँ बहती हैं, ठीक है, उन नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहा गया है। अब देखिए, इसमें आपको एग्जामिनर जो पूछता है, नदी दे देगा और आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में इन नदियों का क्या नाम है, वो नाम पूछता है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। सिंधु नदी, जो आज भी सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है, वो पहले भी आपके ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी के नाम से ही जानी जाती थी। ठीक, और जो आपकी घग्गड़ हाकरा नदी है, पाकिस्तान में बहती है, घग्गड़ हाकरा नदी, उसको सरस्वती के नदी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में घग्गड़ हाकरा नदी को आपके सरस्वती नदी कहा गया है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, सतलुज नदी जो आपकी है, सतलुज नदी को आपके सतुद्री नदी के नाम से जाना गया है। अब देखिए कैसे याद करिएगा, सा माने सतलुज और शाह माने सतुद्री, सा से आप कंपेयर करिएगा, सतलुज को सतुद्री कहा गया है आपके। ठीक है, सिंधु को सिंधु, ये तो ऐसे याद हो गया, और सतलुज को सतुद्री आपके कहा गया है, ये भी आपका बड़े आसानी से याद हो जाता है। आगे चलते हैं हम, ब्यास, ब्यास नदी को आपके विपाशा नदी कहा गया है। अब बा और वा सुनने में लगभग सेम है, तो यहाँ पर ब्यास और वहाँ विपाशा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये आपका ऋग्वैदिक काल में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, ब्यास नदी, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब रावी तो आपको याद करना पड़ेगा, रावी नदी को आपके परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी के नाम से, परुष्णी नदी के नाम से। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर डायरेक्ट दे देता है आपको कि रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो यही पूछेगा वो। रावी नदी को परुष्णी नाम से, और चनाब नदी को आपके अस्कनी नदी के नाम से, और झेलम नदी को आपके वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये तीनों तो आप रट लीजिए, रावी को परुष्णी, चनाब को अस्कनी और झेलम को वितस्ता। 4-5 बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक, इन तीनों की क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है, और ब्यास वितस्ता मैंने बता दिया, और सतलुज सतुद्री होता है। तो इतनी नदियाँ हो गई आपकी, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हमने 7 देख लिया। उसके अलावा 2 और नदियों के नाम हैं जो आपके ऋग्वैदिक काल में उसका जिक्र मिला है, तो उन नदियों के बारे में जान लीजिए। काबुल नदी को कुबा नदी के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक है, काबुल नदी को कुबा नदी के नाम से जाना जाता है। काबुल नदी कहाँ पर है, काबुल नदी आपके अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, तो उसको आपके कुबा नदी के नाम से जाना जाता था। का मीन्स काबुल और का मीन्स कुबा। कुर्रम नदी को आपके कुरमा नदी के नाम से जाना जाता था। कुर्रम नदी को कुरमा नदी के नाम से जाना जाता था। कुर्रम का, कुर्रम और कुरमा का, दोनों का से हैं, तो ये याद करना आसान है, ये भी याद करना आसान है। बस ये तीनों आप रट लीजिए जो गिवन है आपकी, और इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, शाह से, बा और वा से। ठीक, और घग्गड़ हाकरा सरस्वती बहुत फेमस है, इसको जरूर याद रखिएगा कि घग्गड़ हाकरा नदी को आपके सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे सप्त सिंधु की नदी का क्षेत्र हो गया, ये ऋग्वैदिक काल में इनका नाम हो गया, और यहाँ पर आपके इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन यहाँ पर आपके निवास करते थे। ठीक, अब इनके बारे में एक एक चीज़ डिटेल से समझिए। तो ऋग्वैदिक काल में, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके अर्ली वैदिक काल में, ठीक है, अर्ली वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आपकी जीवन व्यवस्था कैसी चल रही थी, इसके बारे में एग्जामिनर एक एक पॉइंट पूछ लेता है। तो भौतिक जीवन उस समय कैसा था, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो उस समय मैं कह दूँ आपको बेसिक बातें बता दूँ, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ते बताते हैं। ऋग्वैदिक काल में आप क्या होता था कि ऋग्वैदिक काल में आपके जनजातीय समूह होते थे। ठीक, जनजातीय समूह होते थे, और अलग अलग समूह अलग अलग आपके विभाजित होते थे। ठीक है, और एक जो समूह था वो दूसरे समूह से ये लोग आपके लड़ाई नहीं करते थे। याद रखना है कि आपके जितने भी
ऋग्वैदिक एरा के जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके समूह हैं, ये आपके पीस लवर थे। इनको लड़ाई झगड़ा से कुछ लेना देना ज़्यादा था नहीं, ठीक। इनका सिर्फ काम ये था, इनके ग्रुप में क्या होता था कि ये जानवर पालते थे, गाय वगैरह पालते थे, और क्या करते थे, एक तरीके से गाय पालते थे, और खेती को ये लोग प्राथमिकता कम देते थे। पहली प्राथमिकता थी इनकी जानवरों को पालना, जैसे कि गाय पालना, और अपना जीवन यापन करना। तो उसी तरीके से इनका काम चल रहा था, ठीक। ये चीज़ याद रखना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जनजातीय समूह जो आपके थे, ठीक है। अब ऋग्वेदिक में आपके 30 जनजातीय समूह के बारे में बताया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 30 जनजातीय समूह के बारे में आपको बताया गया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे भरत, पुरु, अणु, यदु, ठीक। अब ये नाम आपको कुछ सुने सुने नहीं लग रहे? यदुवंश, पुरु, पांचाल, महाभारत में सुने ना अपना नाम ये, ठीक। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। कहा जाता है, ठीक है, अब ये माइथोलॉजिकल जो बातें हैं जो हम लोग मानते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। वहाँ तो माना गया है कि आपके महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक, जिसमें 100 कौरव थे आपके और पांडव आपके 5 थे। इन 2 रजवाड़ों में आपके युद्ध हुआ था, जिसमें आपके बाद में चल के पांडव जीत गए थे। लेकिन शोधकर्ताओं के हिसाब से क्या बताया गया है कि आपकी जो महाभारत का युद्ध था, ये महज आपके 2 जनजातीय समूह के बीच में युद्ध था, ठीक। महज 2 जनजातीय समूह के बीच में युद्ध था, केवल आपके किस चीज़ के लिए? आपकी गायों के संरक्षण के लिए, और साथ ही साथ आपके जितना भी आपका कह सकता हूँ कि उस समय ये सारी चीज़ें थी ना, जौ वगैरह, जो आगे बताऊँगा आपको, जौ, दूध, दही और ज़मीन, इन सभी चीज़ों को लेके एक छोटा सा आपका युद्ध था, जिसको आपके आगे चल के धीरे धीरे महाभारत के नाम से जाना गया। ये आपकी माइथोलॉजिकल बात नहीं है, याद रखिए कि इसे आपके लिखित में दिया है कई शोधकर्ताओं ने। इसके बारे में आगे डिटेल से आपको बताता हूँ। तो ये हो गया जनजातीय समूह आपके, जैसे भरत, पुरु, अणु, यदु, 30 जनजातीय आपके समूह थे। अच्छा, तो पशुपालन और खाना बदोश ये लोग थे आपके, ठीक है। पेस्टोरल और नोमैडिक आपके थे, पशुपालन करते थे और साथ ही साथ आपके खाना बदोश थे, नोमैडिक थे, ठीक। नोमैडिक मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहना, आपके जानवरों को चराने के लिए और साथ ही साथ कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, ये आपके खाना बदोश कह जाते हैं। और पशुपालन जो आपका होता है, इसमें पशुओं को पालना होता है। जानवर आपके पालते थे, गाय खासकर ये लोग पालते थे, और घोड़ों को पालते थे। घोड़ों को आखिर क्यों पालते होंगे? घोड़ों को ये इसलिए पालते थे ताकि उनके रथों को खींचा जा सके। ऋग्वैदिक काल में रथों का आपका वर्णन है, रथों को खींचा जा सके, इसके लिए आपके घोड़ों को ये लोग पालते थे। पशुपालन उनका मुख्य पेशा था, और खेती मुख्यतः आपके दूसरे स्थान पे आती है। ये चीज़ याद रखिएगा कि पशुपालन उनका मुख्य पेशा था और खेती आपके दूसरे स्थान पे आती है। गविष्ठी नामक एक शब्द आपका मिलता है ऋग्वेद में। गविष्ठी का मतलब होता है गायों की खोज करना। क्या करना? गायों की खोज करना आपके जीवन यापन के लिए। तो गविष्ठी नामक आपका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि आपके जो आर्यन वर्ग के लोग थे, इंडो आर्यंस थे, ये आपके गायों की एक तरीके से खोज करते थे और अच्छी नस्ल की गाय पालते थे ताकि अपना जीवन यापन कर सके वो लोग, ठीक। और खेती को मुख्यतः दूसरे नंबर पर रखते थे, ये चीज़ याद रखनी है। तो वे कांस्य के बारे में भली भांति आपके जानते थे, ठीक। ब्रॉन्ज के बारे में, ब्रॉन्ज किससे बनता है? आपका टिन से बनता है, और साथ ही साथ आपका किससे बनता है? कॉपर से बनता है, ठीक। कॉपर से बनता है, तांबे से बनता है और टिन से बनता है। कौन सा आपका? कांस्य या फिर ब्रॉन्ज बनता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। भली भांति इसके बारे में जानते थे, लेकिन आपके कांस्य का उपयोग आपके कौन? इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन या फिर वैदिक एज के जो लोग थे, ये आपका बहुत कम इस्तेमाल करते थे इसका। ये चीज़ याद रखिएगा। डू नॉट नो अबाउट आयरन, लोहे के बारे में ये लोग कुछ भी आपके नहीं जानते थे, ठीक है। अर्ली वैदिक वाले बता रहा हूँ, लेटर वैदिक की या फिर आपका उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, जब ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ याद रखिएगा दिमाग में। 2 कालखंड हैं और इस समय हम पहले कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें लोहे के बारे में कुछ भी आपको इन लोग को पता नहीं था, ये चीज़ याद रखिएगा। ये यव की खेती करते थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है यव।
ये आपके यव उगाते थे। यव लगभग लगभग कह सकते हैं आपका एक तरीके से बारले के रूप में, जैसे बाजरा होता है ना, तो बाजरे की तरह आपका होता है, और इसी को पीस के वो गाय के दूध में मिला के खाते थे, ऐसा वर्णन है कुछ किताबों में लिखा गया है। तो ये चीज़ आपका, जैसे कि ये किताब मैं फॉलो कर रहा हूँ जहाँ से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आर.एस. शर्मा की किताब है, ठीक है। ये एंशियंट जो आपकी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, उसका एक कंपाइलेशन है, और यहाँ से आपका आईएएस लेवल तक का आपका एग्जामिनेशन से कवर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहूँ प्रमाणित किताब है, इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये वय उगाते थे आपके, तो एक तरीके से इसको बारले के नाम से भी जाना जाता था। इसको दूध में मिला के ये लोग खाते थे, ठीक है। याद रखिएगा कि यव की खेती करते थे, मतलब कि उन्हें सिर्फ यव के बारे में पता था। इस समय में उनको यव के बारे में पता था, ठीक है, याद रखिएगा। और किसी फसल के बारे में इस समय इनको नहीं पता था। हमारे हिसाब से जैसा उसमें दे रखा है किताब में, यव की सिर्फ खेती करते थे, बाकी किसी फसल की वो लोग खेती आपके नहीं करते थे। ऋग वैदिक काल के आपके जनजातीय वर्ग, ठीक। और मृद भांड का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि ब्लैकवेयर, काले मृद भांड, लाल मृद भांड, और ब्लैक एंड रेडवेयर और ब्लैक स्लिप्ड वेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इन चारों चीज़ों का वो इस्तेमाल आपके करते थे। इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर हमने देख लिया खेती बाड़ी कैसा था और भौतिक जीवन उनका कैसा चल रहा था। ये चीज़ हमने देख लिया कि भाई उनका एक क्लैन था, उनका एक समूह था जिसमें एक राजा होता था, ठीक है, और उसके अंडर आपके लोग रहते थे। उन लोगों का मेन काम था आपके गायों के संरक्षण करना, गायों को पालना, ताकि गायों से अपना जीवन यापन कर सके, और खेती को दूसरे नंबर पर रखते थे। खेती में भी ज़्यादातर वो लोग यव उगाते थे ताकि उसको खाया जा सके आपके दूध में मिला के। इतनी बेसिक बात हो गई, ठीक। अब आगे चलते हैं, अपना सामाजिक जीवन के बारे में समझते हैं कि ऋग वैदिक काल के जितने भी आपके निवासी थे उसका सामाजिक जीवन कैसा था। अब सामाजिक संरचना जो यहाँ पर है, इसको आप ऐसे समझिए ट्रायंगल के रूप में, ठीक। इसे ऐसे ही बनाइएगा और ऐसे ही याद भी करिएगा। आपका जो सामाजिक संरचना है, इसको वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक। वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान से समझिए एक बात कि वैदिक काल में आपके जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि वर्णों में आपके लोगों को विभाजित कर देना, ठीक। तो वर्ण व्यवस्था जो आपके वैदिक काल में थी, ये आपके व्यवसाय के ऊपर आधारित थी, या फिर मैं कहूँ आपके श्रम के ऊपर आधारित थी। ये आपका जाति के ऊपर आधारित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था आपके वैदिक काल में जाति के ऊपर आधारित नहीं थी। ये बाद में उत्तर वैदिक काल में चल के आपके जाति पर आधारित हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपको ये समझना है कि वैदिक काल में आपकी वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, ठीक, जिसमें आपके 3 मुख्य आपके वर्ण थे, विश्व, ठीक, विश्व, और आपका शत, उससे ऊपर आपका ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म। विश्व, शत और ब्रह्म, ये 3 आपके वर्ण थे वैदिक काल में। इनके बारे में जीवन है। तो विश्व का आपका काम क्या होता था? विश्व का आपका काम होता है, अब देखिए व्यवसाय के ऊपर है कि विश्व जो आपके निवासी थे उनका काम था आपका पशुपालन करना और खेती करना। अब देखिए एक तरीके से कितना आपका कह सकते हैं परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। जितना भी आपका श्रम विभाजन का एक कह सकता हूँ अद्भुत नमूना है ये। कैसे कि किसको कौन सा काम करना है ये आपका यहाँ पर विभाजित कर दिया गया, ठीक है। तो हैफहैज़ार्ड मैनर में कोई भी काम नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ग को एक काम पकड़ा दिया गया और वह उसमें कुशल होगा, ठीक है, उसमें निपुण होगा और साल 10 साल अपनी पीढ़ियों को समझाएगा। तो एक तरीके से इससे आपका क्या होगा, जीवन शैली आपकी अच्छी हो जाएगी। यही यहाँ पर अपनाया जा रहा है। तो विश्व में आपके पशुपालन और खेती आपकी करी जाती थी, ये चीज़ याद रखिएगा, ये करते थे। और जो आपके शत वर्ग के लोग थे, शत से आप समझ सकते हैं क्षत्रिय, बाद में क्षत्रिय यहाँ से निकल के आया। ये आपके एक तरीके से कह सकता हूँ जो लड़ाका थे, ठीक, लड़ाकू वर्ग थे। इनका काम था कि अपने समूह की, अपने जनजातीय समूह की जितनी भी गायें हैं, इन सभी गायों का संरक्षण करना, इन सभी गायों की देखभाल करना, और दूसरा कोई मतलब समूह वाला आके इनकी गाय चुरा के ना ले जाए, ये दायित्व इसका बचाने का काम आपका शत का था। किसका? आपके शत का था। ये आपके लड़ाका थे, शत से क्षत्रिय बाद में निकला। और ब्रह्म का काम क्या होता था? अब जो ब्रह्म वर्ग था, ये आपका समूह था, ये एक तरीके से पृष्ठली क्लास था, ठीक है, पृष्ठली क्लास था जिसका काम था आपका यज्ञ करना, हवन करना और आहुति देना। ये सारी चीज़ें आपका इसका काम था। यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती है, इन सभी का आपको काम करना, ठीक है,
ये काम आपके ब्रह्म का था। अब यज्ञ वगैरह क्यों करे जाते थे? यज्ञ वगैरह देवी देवताओं को खुश करने के लिए करे जाते थे, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, विश्व, शत और ब्रह्म। अब एक चीज़ यहाँ और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी अगर आपका जो ब्रह्म वर्ग का लोग है, ब्रह्म वर्ग का अगर व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि वो विश्व वर्ग में काम करे, ठीक है, या फिर आपके शत वर्ग में काम करे, तो वो आसानी से वहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी थी, मतलब कि आसानी से वो लोग ट्रांसफ़र हो सकते थे, किसी भी वर्ग में वो लोग काम कर सकते थे। ठीक, उनकी चॉइस के साथ था, ये बाध्यकारी नहीं था कि आप इसी वर्ग के समूह हैं तो आप इसी वर्ग में रहेंगे। जैसे आज आपका है, अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही है, वो जाति के हिसाब से उसको विभाजित कर दिया गया है। तो ब्राह्मण वर्ग का लोग अगर वो चाहें कि वो शूद्र में चले जाएं, सो कॉल्ड शूद्र, ठीक है, या फिर आपके क्षत्रिय वर्ग में चले जाए, तो वो नहीं जा सकते। ठीक, ये चीज़ आपका फिक्स कर दिया गया था। आगे चल के वही चीज़ आज तक फॉलो हो रही है, लेकिन वैदिक काल में ये चीज़ इंटर ऑपरेबिलिटी थी, मतलब कि आसानी से वो लोग ट्रांसफ़र हो सकते थे, किसी में भी जा सकते थे। अगर आपका विश्व चाहे ब्रह्म का काम करना चाहता है तो आसानी से कर सकता था। ठीक, ये चीज़ परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर का एग्जाम्पल है, और कहीं भी इंटर ऑपरेबिलिटी है, मतलब कि कोई भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका कौन सा काम होता था, और ये व्यवसाय पर आधारित आपकी वर्ण व्यवस्था थी। ठीक, इतना हो गया। सामाजिक जीवन यहाँ हमने देख लिया। तो वर्ण का मतलब होता है रंग। अब जो वर्ण का मतलब होता है एक आधारभूत, इसका मतलब होता है रंग होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का रंग से कोई लेना देना नहीं था, मतलब कि रंग भेद के ऊपर आपकी वर्ण व्यवस्था का विभाजन नहीं करा गया था। इस काल में व्यवसाय आधारित वर्ण विभाजन था, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। वर्ण में बदलाव संभव था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया आपका। अगला सामाजिक संरचना में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपकी जो फैमिली होती थी, ठीक है, आधारभूत एक संरचना होती थी, एक परिवार होता था। अब यहाँ पर समझिए परिवार होता था, तो परिवार आपका जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक, पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। पिता की इसमें एक तरीके से कह सकता हूँ कि वरीयता दी जाती थी, या फिर इसको टॉप पे रखा जाता था। कैसे, समझिए, आपके ऋग्वेद में एक अजिग्रथा नाम का पिता के बारे में वर्णन किया गया है, जो अपने पुत्र, ठीक है, जो अपने पुत्र शुनाशेप को बेच देता है, जो अपने पुत्र शुनाशेप को बेच देता है 100 गायों के बदले में। ठीक, 100 गायों के बदले में एक पिता ने अपने पुत्र को बेच दिया। इसका वर्णन आपके ऋग्वेदा में दिया गया है, जिससे हम लोग आपके आशय लगा सकते हैं कि पिता की आपकी वरीयता ज़्यादा जाती थी, या फिर पितृसत्तात्मक आपका समाज था। कौन सा? ऋग्वैदिक काल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पर जो आपकी औरतें थी, औरतों को समान इज्जत आपके दी जाती थी। अगर किसी बच्ची का जन्म अगर हो जाता है किसी परिवार में, तो ऐसा नहीं होता था कि उसे मार दिया जाता था। ठीक है, उसको समान इज्जत दी जाती थी। लेकिन हमेशा एक तरीके से याद रखिएगा कि आपके ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे आपके ऐसे यज्ञ हुए हैं जिसमें पुत्र की लालसा, कि उनके परिवार में पुत्र पैदा हो, इसके लिए वो लोग बहुत सारे यज्ञ कराते थे। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज आपका उस समय था। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी है मंत्रों की रचयिता हैं, ठीक है, जो आपकी वुमेन नहीं है, कुछ औरतें रही हैं, उनके नाम याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। कौन से औरतों का आपका जिक्र मिला है ऋग्वेद में? अपाला, घोष, लोपमुद्रा, निवावरी, गार्गी, मैत्रेय, शिक्ता। ये जो नाम है, ये नाम नोट कर लीजिए। ये नाम जो है एग्जाम में डायरेक्टली आपका पूछ सकता है कि ये ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी आपके कह सकते हैं महिलाओं का वर्णन दिया गया है। तो इन लोग का दिया गया है: अपाला, घोष, लोपमुद्रा, निवावरी, गार्गी, मैत्रेय और शिक्ता। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। और अब आगे आते हैं। अब जब हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समाज जब चल रहा है, तो समाज को चलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कोई करेंसी होनी चाहिए, ठीक, कोई पैसा, रुपया, ये सब चीज़ें क्या होती थी वहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि करेंसी के रूप में अगर मैं कहूँ तो कोई फिक्स्ड मेटालिक करेंसी नहीं थी वहाँ पे। फिक्स्ड मेटालिक करेंसी मान लें किसी भी धातु युक्त आपके जो रुपया जैसे आज होता है, सिक्का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। आपके क्या था, आपके बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है आपके बार्टर सिस्टम का मतलब होता है आपका वस्तु विनिमय। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। भाई जिसके बाद आपके, मैं कह सकता हूँ
खेती ज़्यादा है, मैं मान लेता हूँ किसी का खेती ज़्यादा है और उस जौ उगाता है और जौ की खेती उसके पास अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन उसके पास अगर गायों की कमी है, तो एक हरिया नामक किसान या फिर हरिया नामक आपकी जनजातीय समूह में एक वर्ग रहता है किसान, जिसके पास गाय बहुत ज़्यादा है और उसके पास दूध बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, अपना दूध क्या करेगा, इस किसान को दे देगा जिसके पास जौ ज़्यादा उगे थे, और क्या करेगा, जौ उसके बल्दी, आपके दूध के बल्दी ये जौ ले लेगा। तो इसे आपके बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि गांव देहात के क्षेत्र में अभी भी होता है, क्या होता है कि एक वस्तु के बदले, ठीक जैसे आपने सुना होगा चेस्टनट होता है। चेस्टनट क्या मतलब होता है, जिसको हमारे यूपी बिहार के क्षेत्र में एक तरीके से कहते हैं सिंघाड़ा बोलते हैं, ठीक है, सिंघाड़ा आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, जो सिंघाड़ा उगाते हैं, जो आपके महारा बोलते हैं उसे हमारे क्षेत्र में, वो जब गांव में सिंघाड़ा बेचने आता है, ठीक, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि धान के बदले में हमें सिंघाड़ा ले लो अब, ठीक। तो क्या करता है, वो आपको धान आपसे लेता है और आपको सिंघाड़ा उसी के वजन के अनुसार आपको दे देता है। तो ये वस्तु विनिमय का एग्जाम्पल है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी ये चल रहा है कुछ हद तक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उस समय कोई करेंसी, आपकी कोई मुद्रा तो नहीं होती थी, लेकिन बार्टर सिस्टम आपका प्रचलन में था, वस्तु विनिमय आपका प्रचलन में था, जिसमें गाय, सोने चांदी, जैसे कि निष्क के बारे में बताया गया है आपके ऋग्वेद में, और हिरण्य पिंड के बारे में जिक्र है आपके ऋग्वेदा में। इन दोनों का आपका वस्तु विनिमय के हिसाब से इनका इस्तेमाल करा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें फैक्ट में भी आती हैं और कॉन्सेप्ट देखिए कितना आसानी से आपको समझ आ रहा होगा, क्या क्या चीज़ें आगे धीरे धीरे रोल ऑन हो रही है। अब धार्मिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रिलीजियस कंडीशंस आपकी पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखिएगा, अब बहुत बार आपको सुनने में आता होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ आपके धर्म के जो मन में जो विचार हैं उसको थोड़ा तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें, कई बार आपने सुना होगा कि, चलिए प्रेजेंट टाइम में आता हूँ पहले आपका, हाल ही में सो कॉल्ड जो आपकी सरकार है बीजेपी की, आप सब जानते हैं कि धर्म के नाम पे उनका एक तरीके से कह सकता हूँ रोजी रोटी चलती है। अगर धर्म को बीच में ना लेके आएँ और अगर विकास कार्य को सिर्फ वो लोग पैमाने के तौर पे रखें, ठीक, विकास कार्य को पैमाने पे रखें और जितने भी डिफरेंट आपके पैरामीटर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे उसको रखें, तो वो कहीं भी नहीं टिक कर पाएंगे आपके, ठीक है। वो सिर्फ धर्म के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं, तो धर्म का गलत उपयोग करके वो लोग सत्ता आपकी हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या हुआ, जब अब वापस आते हैं आपके कहाँ पर, रिलीजियस कंडीशन में, ऋग्वेदिक काल में आपने बहुत बार सुना होगा अभी कि 33,000 देवी देवताओं का जिक्र है आपका भागवत पुराण में। कितने? 33,000 देवी देवताओं। तब देखिए 33,000 आपके देवी देवताएं नहीं होते हैं, बल्कि ऋग्वेदिक काल में आपके 33 कोटि के देवी देवताओं के बारे में जिक्र है। यही 33 कोटि को बाद में चल के इन लोगों ने क्या करा, 33,000 देवी देवताओं में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, ऋग्वेदा में आपके 33 कोटि के देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा आपके करते थे कौन लोग, आपके आर्यन वर्ग आपका करता था, जो भारत में रहता था, ऋग्वैदिक काल के लोग। तो इनमें से कोई भी देवी देवता आपको श्रेष्ठ नहीं मिलेंगे, ठीक। कैसे? जैसे कि आपके इंद्र, वरुण, कुषाण, सूर्य और वायु, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन देवताओं का आपका जिक्र है किसमें, ऋग्वैदिक काल में। तो इनमें से किसी को भी उन्होंने सुप्रीमेसी नहीं दी है कि हाँ आपके जो क्या कह सकते हैं कि इंद्र आपके श्रेष्ठ हैं और उससे नीचे वरुण है, उससे नीचे कुषाण है, ऐसा नहीं था। सबको एक बराबर वरीयता दी जाती थी, बस समय के हिसाब से और आपका ज़रूरत के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर भगवान को उनको क्या करा जाता था, उनको सुप्रीमेसी प्रोवाइड कर दी जाती थी। कैसे? जैसे कि मान के चलिए आपका कि आपको बारिश करानी है, ठीक। किसान जो है वो इंद्र देवता की पूजा करेंगे उस समय कि इंद्र देवता आपके प्रकट हो, उनको गॉड ऑफ थंडर कहा जाता था या फिर बिजली का देवता कहा जाता है, ठीक है। तो अगर वो कराना है, आपको बारिश करानी है, तो आपको यज्ञ में जो आहुति देंगे, आपको वो आहुति आप किसके नाम पे देंगे, इंद्र भगवान के नाम पे देंगे। तो इंद्र भगवान उस समय आपके श्रेष्ठ होंगे उस पर्टिकुलर टाइम में। इसी तरीके से अगर मान के चलिए आपका मौसम हमेशा शुष्क बना रहता है, ठीक, और बारिश होती रहती है, और आप सूर्य देवता की आराधना करेंगे कि हे प्रभु प्रकट होइए
ताकि हमारा कल्याण हो, तो उसके लिए क्या होगा, वो सूर्य देवता की आपके आराधना में यज्ञ करेंगे और उस समय सूर्य देवता जो होंगे वो आपके श्रेष्ठ में होंगे। अब समझ गए ना, किसी एक को पर्टिकुलर को आपको सुप्रीमेसी या फिर टॉप पे नहीं रखा जाता था, बल्कि समान वरीयता दी जाती थी। बस समय के हिसाब से आपके किसको ऊपर रखना है ये चीज़ डिसाइड कर लिया जाता था। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को आपके पूछ लेता है एग्जामिनर, इसी को आपके हीनोथीज्म या फिर कैठिनोथीज्म के बारे में जाना जाता है। इसी को हीनोथीज्म या फिर कैठिनोथीज्म कहते हैं। जो मैंने बताया ना कि एक समान में आपके देवी देवता थे, बस समय के हिसाब से किसी को टॉप पे रखा जाता था। इसी को टर्म में कहते हैं हीनोथीज्म और कैठिनोथीज्म, जो आपके मैक्स मुलर ने प्रपोज किया था। किसने? मैक्स मुलर ने प्रपोज किया था, ये एग्जामिनर पूछता है। अब देखिए, ये लोग आपके क्या करते थे, ये लोग आपके प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की उपासना करते थे। आपके आर्यन वर्ग के जितने भी लोग थे ये प्रकृति लवर थे, आपके इन्वायरमेंट लवर थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे और प्राकृतिक जो आपकी एक तरीके से चिन्ह थे इनकी उपासना आपके करते थे। इसीलिए इन्हें प्राकृतिकवादी बहुदेववाद के नाम से भी इस पर्टिकुलर प्रथा को जाना जाता है कि एक समय में वो लोग क्या करते थे, कई सारे देवी देवताओं की समान पूजा करते थे, एक साथ करते थे। तो प्रकृति की करते थे, इसलिए प्राकृतिक बहुदेववाद या फिर एकेश्वरवाद वहाँ पर नहीं था, ये चीज़ याद रखिएगा। पॉलीथिस्टिक रिलीजन सोसाइटी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि सबको एक समान वर्ग में रखते थे। अब समझ रहे हैं ना धर्म के बारे में। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ। 33 कोटि के देवी देवता हैं और बाकी चीज़ें। अब समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके उस समय भगवान थे उनके बारे में जिक्र है ऋग्वेदा में, तो उनके बारे में समझिए। अब इंद्र का जो आपका जिक्र है ये ऋग्वेदा में आपके सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक, इंद्र देवता की उपासना अक्सर आपकी की जाती थी, इनका जिक्र आपके सबसे बार आया है। तो 250 सूक्त में आपके इंद्र देवता का जिक्र है। ठीक है, 250 सूक्त में। इनको पुरंदर के नाम से जाना जाता है, ये किलों को नष्ट करने के लिए या फिर विखंडन करने के देवता हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। पुरंदर के नाम से भी इंद्र देवता को जाना जाता है। 250 सूक्त में इनका वर्णन है। आगे सेकंड नंबर पर जो देवता हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वर्णन है वो है आपके अग्नि देवता। ठीक, सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटी 200 सूक्त के बारे में, 200 सूक्त में अग्नि देवता के बारे में आपको बताया गया है। यहाँ हो गया। आगे चलते हैं, जो तीसरे स्थान पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट देवता हैं वो हैं आपके वरुण देवता। ठीक है, वरुण देवता के बारे में 33 सूक्त में बताया गया है। 33 सूक्तों में आपके वरुण देवता के बारे में बताया गया है। 33 कोटि के देवी देवता आपके होते थे, जिसमें से मात्र केवल 3 आपके देवियों का जिक्र करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 3 देवी सिर्फ हैं तो इन 3 देवियों के बारे में आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा। ठीक है, और पूछता ही है। अदिति के बारे में पूछता है आपसे। अदिति आपकी देवी थी, उषा और आरण्यणी। ठीक है, ये 3 आपकी देवियां हैं। अब अदिति को आपको मदर ऑफ डीटीज, जितनी भी आपके देवी देवताएं थे इनकी माता माना गया है आपको अदिति को। उषा को आपको गॉडेस ऑफ डॉन कह सकता हूँ, कि सुबह सुबह की आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गोधूली आपकी होती है ना, कि जस्ट आपका धूप निकलने से पहले और अंधेरे के बाद जो आपका समय होता है, ठीक, उसे आपको डॉन कहते हैं इंग्लिश में। तो उसकी देवी आपको किसको माना गया है? उषा को माना गया है। और आरण्यणी जो है आपके, इसे गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट के नाम से या फिर आपके जंगलों की देवी के नाम से जाना गया है। तो 3 देवियों के बारे में जिक्र किया गया है। इन तीनों के नाम जरूर याद रखने हैं और इनका पर्पस क्या था ये याद रखना है। हो गया। अब हम लोग आपके पॉलिटिकल सिस्टम पे आते हैं, या फिर आपके कह सकता हूँ कि कैसा राजतंत्र था, क्या था, उसके बारे में ढंग से समझिए। ठीक, अब इसको ऐसे ही याद रखना है आपको। अब देखिए, छोटे से टॉप पे विभाजन था, यहाँ पर कह सकता हूँ कि डिवीजन ऑफ पावर भी था आपका। ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे आपका था, ठीक, वो आपका एक कुल होता था। कुल में आपके कह सकते हैं कि एक परिवार हो गया आपका कुल। ऐसे ही कई सारे मिला के आपके कुल बनाते थे। ठीक है, कई सारे परिवार मिला के कुल बनाते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर जो परिवार है वो कुल कहलाता था। क्या कहलाता था? एक पर्टिकुलर परिवार आपका कुल के नाम से जाना जाता था। इस कुल के आपके जो हेड थे वो कुलाब थे। कौन थे आपके हेड? कुलाब थे। उससे ऊपर कई जब आपके कुल मिलेंगे, कई सारे परिवार मिलेंगे, तो आपका ग्राम बनेगा।
क्या बनेगा, ग्राम बनेगा। और ग्राम के आपके जो मुखिया थे वो ग्रामीणी कहलाते थे। ठीक है, ये सब ऋग्वेदा में दिया गया है। तो कई सारे ग्राम जब आपके मिलेंगे तो विश्व बनेगा। ठीक है, विश्व बनेगा। तो विश्व के आपके जो हेड थे वो विश्वपति थे, और विश्व कई सारे विश्व मिलेंगे तो आपका जन बनेगा, और जन के जो आपके अध्यक्ष होते थे वो आपके राजन होते थे। सेम जैसे कि आज के एग्जाम्पल में कह देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कंपैरेटिव करके। जैसे कि कई सारे परिवार मिलके आपका क्या बनाते हैं, कई सारे परिवार यहाँ मिल गए तो आपका विलेज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, गांव बना लेंगे। और गांव का आपका जो हेड होता है वो प्रधान कहलाता है। तो कई सारे जो आपके गांव मिलके, कई सारी ग्राम पंचायत मिलके आपका क्या बनाती हैं, ब्लॉक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ब्लॉक बनाती हैं। बनाती क्यों बनाती हैं, ब्लॉक बनाती हैं। अब ब्लॉक के जो आपके हेड होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं। उसी तरीके से कह सकता हूँ कि विश्वपति आपके उस समय होते थे। तो कई सारे आपके ब्लॉक मिलके आपका क्या बनाते हैं, जिला बनाते हैं। तो उस पर्टिकुलर जिला के जो आपके हेड होते हैं, ठीक, ये उस समय आपके राजन होते थे। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ आपकी पॉलिटी का डिवीजन था। कुल सबसे नीचे, उससे ऊपर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। ठीक, कुल के गुलाब, ग्राम के आपके हेड ग्रामीणी, विश्व के विश्वपति, और जन के आपके राजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये एग्जामिनर पूछता है। आगे चलते हैं। अब राजन का आपका काम क्या होता था, राजन सबसे टॉप पे बैठा है तो राजन का कुछ काम तो होता था। आपको याद रखना है कि जनजाति समूह के आपके प्रमुख थे आपके, और इन्हें आपके गोप्ता जनस्य या फिर जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। गोप्ता जनस्य या जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गायों की रक्षा करने वाला, गायों की समूह की रक्षा करने वाला आपका गोप्ता जनस्य या फिर जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता है। अब मैंने आपको बताया ना, इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम था आपका गायों को संरक्षण करना, गायों को पालना, और गायों से जो दूध होता है उसको उपयोग में लाना, यही उनका मेन काम था। तो इसीलिए आपके जो राजन थे उसको गोप्ता जनस्य या फिर जनस्य गोपा के नाम से जाना गया है। इनका काम होता है गायों की रक्षा करना। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके जो राजन की जो पावर थी, एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपका वहाँ पर था, मतलब कि वंशानुगत आपका पावर का ट्रांसफ़र होता था। राजा का अगला बेटा राजा ही बनता था, ये चीज़ याद रखिएगा। कहीं कहीं पर लेकिन आपके जो ऋग्वेदा में कहीं कहीं पर आपके राजन के चुनाव भी देखने को मिले हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको चुनाव देखने को मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कहूँ तो आपकी वंशानुगत व्यवस्था थी वहाँ पे। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी पितृसत्तात्मक हो गया और वंशानुगत हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ आपका ये हो गया कि राजन के ऊपर, अब राजन एक आर्बिट्री पावर नहीं होल्ड करता था। मतलब कि राजन का जो मन नहीं है, अगर जो मन है अगर चाहे तो वो नहीं कर सकता था, उसको भी अकाउंटेबल होना पड़ता था। मतलब कि उसकी भी जवाबदेही थी, और जवाबदेही किसके प्रति थी, जवाबदेही सभा, समिति और विदत के प्रति थी। ठीक है, अकेले आपकी राजा जो है वो पावर होल्ड नहीं करता था, राजा अकाउंटेबल होता था। जैसे कि आज के वक्त में अगर मैं कहूँ आपके प्रधानमंत्री जो आपके इस समय कह सकते हैं सो कॉल्ड आपके राजा हैं देश के, सो कॉल्ड कह रहा हूँ। ठीक, तो प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री अगर कोई भी अगर आर्बिट्री कोई फैसला लेते हैं तो उसको नहीं ले सकते हैं, वो उनको जवाब देना पड़ेगा संसद को। तो उसी तरीके की उस समय की संसद जो आपकी थी वो आपकी सभा कहलाती थी, जिसमें एक सभा में आपके जितने भी आम जनमानुष थे वो सारे के सारे आपके रहते थे। ठीक है, जितने भी आम जनमानुष की जो सभा थी मिलके जितना भी आपका समूह बनता था ये आपका सभा कहलाता था। समिति क्या थी आपकी, समिति आपके जितने भी वरिष्ठ नागरिक थे आपके उस जनजातीय समूह के, वो सभी मिलके आपके समिति बनाते थे। अब समिति का काम होता था एक तरीके से राजा की जो निर्णय है उसका ओवरव्यू करना, रिव्यू करना, और राजा को सलाह देना आपके समिति का काम होता है। राजा जो कोई भी बड़ा फैसला लेता था उससे पहले वो समिति से आपका जरूर आपका एक तरीके से परामर्श ले लेता था। तो समिति क्या थी, समिति आपके वरिष्ठ लोगों का एक समूह था, उनकी सभा थी। विदत क्या था, अब विदत क्या है, विदत आपका एक समूह जो युद्ध में जीते हुए वस्तु का वितरण करता था। ठीक, कोई अगर मान के चलिए कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध में जितने भी लूटपाट करके जो भी सामान लाया गया है उसका सामान वितरण करना, कैसे वितरण करना है, ये डिसाइड कौन करता था, तो ये आपका विदत करता था। ठीक है, विदत करता था। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आगे चल के जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो आपकी समिति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, सभा भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और विदत मजबूत हो जाएगा। विदत मजबूत हो जाएगा। विदत क्यों मजबूत होगा, क्योंकि आपका राजा मजबूत होगा। तो
तो राजा के अंडर जो लूटपाट करके आपका रखने वाले जो आपके जितने भी कह सकता हूँ अफसर होते हैं, ये आपके मजबूत हो जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब हम ऋग वैदिक की बात कर रहे हैं तो उस समय समिति आपकी वरिष्ठ है, ये चीज़ याद रखिएगा। सभा, समिति और विदत। समिति को आप जैसे कह सकते हैं कि जैसे वरिष्ठ नागरिकों की सभा या फिर आपकी बुजुर्गों की सभा, आपकी राज्यसभा भी होती है ना, राज्यसभा जितने में सभी आपके ज़्यादातर आपके वरिष्ठ सांसद बैठते हैं और साथ ही साथ आपके जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये राज्यसभा में बैठते हैं। वैसे ही उस समय समिति आपकी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऋग्वेद में एक नाम का जिक्र है कि जितने भी आपके ये जो आर्यन वर्ग थे, आर्यन जनजाति समूह थे, ये नॉन आर्यन से या फिर आपके नॉन आर्यन से कह सकता हूँ, जो वर्ग आपका आर्य नहीं था, उन वर्गों से ही ये लड़ाई करते थे। ये आपस में लड़ते नहीं थे, बहुत कम लड़ते थे, तो वो उनसे लड़ाई करते थे। और उनका आपका जो जिक्र करा गया है वो दश या फिर दस्यु नाम से जिक्र करा गया है। दश के नाम से जाने जाते थे या फिर दस्यु नाम से वो जाने जाते थे। आपके कौन? नॉन आर्यन, ये याद रखना है। तो दश और दस्यु के बारे में आपके ऋग्वेदा में दिया गया है। ये 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन आपके हुआ है। अब देखिए, एक आपका युद्ध हुआ था जिसका मैं बता रहा था आपको महाभारत के बारे में, ठीक। तो एक आपका दशराग्य युद्ध हुआ था। कौन सा? ऋग्वेदा में आपके दशराग्य युद्ध के बारे में कहा गया है। ये दशराग का मतलब होता है 10, मतलब कि ये 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन आपके ऋग्वेदा में हुआ था। बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से इसे जाना जाता था और ये आपके रावी नदी किनारे लड़ा गया था। याद रखिएगा, इसके बारे में पूछता है एग्जाम में, ठीक। रावी नदी किनारे आपका लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपके रावी नदी या फिर परुष नदी किनारे लड़ा गया था। इसमें विश्वामित्र और उसके समूह के जो आपके राजा थे, विश्वामित्र और उनके जो अलाई किंग थे, उनकी लड़ाई आपके सुदास, ठीक है, सुदास जो आपके भरत क्लैन के जो आपके राजा थे, भरत समूह के जो राजा थे, इन दोनों के बीच में आपका युद्ध हुआ था। और बाद में आपके सुदास जो राजा थे ये आपके विजयी हो गए थे। तो इसी के बारे में आपका वर्णन किया गया है, जो आगे चल के आपका कह सकता हूँ क्या हो गया, आगे चल के आपका इसे ही धीरे धीरे चल के महाभारत के नाम से जाना गया। तो कह रहे हैं आपके जो शोधकर्ता कि शायद यही जो महाभारत का युद्ध है, जो दशाग्रह है, ये यही युद्ध है जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो राजन्य होता था वो एक तरीके से अपनी सेना बना के रखता था। उस सेना या फिर कंटिंजेंट या फिर मिलिशिया, इसको किस नाम से जाना जाता था? इसे आपके व्रत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? व्रत के नाम से जाना जाता था। उसी के साथ साथ ही शारदा के नाम से जाना जाता था। सबका काम अलग अलग होता था। व्रत, शारदा, अभी नोट कर लीजिए, व्रत, शारदा, ग्राम और आपका संघ, ठीक। ये 4 आपके मिलिशिया या फिर फाइटिंग कंटिंजेंट थे या फिर आपके लड़ाका थे। इनका ग्रुप था कौन कौन सा? व्रत, शारदा, ग्राम और संघ, ठीक है। हो गया, अब ये युद्ध हो गया सब कुछ। आगे चलते हैं, उस समय आपकी औरतों की क्या स्थिति थी इसके बारे में थोड़ा जानिए, ठीक। अब हम लोग धीरे धीरे एंड की तरफ आ रहे हैं। पूरे वैदिक काल का एंड कर देंगे, उसके बाद लेटर वैदिक काल के बारे में कल डिटेल से बताऊंगा। उसमें लिटरेचर, उपनिषद, ब्रह्म, ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें दिमाग में आती हैं, जो जो पूछा जाता है, मुंडक उपनिषद है, और ये आपका एम्बलम कहाँ से लिया गया, ये आपका जो कह सकता हूँ गायत्री मंत्र वगैरह जो होता है, ठीक, सत्यमेव जयते, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें कल मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। वो लेटर वैदिक काल है, इसीलिए इसको मिक्स नहीं करेंगे यहाँ, वहाँ मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों की क्या स्थिति थी? मैंने आपको बताया कि औरतों की स्थिति आपकी क्या थी, कि औरतों की स्थिति आपकी दयनीय नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे औरतों की स्थिति दयनीय हो जाएगी और क्या करा जाएगा, उनको सभा, समिति, विदत में कहीं भी आपकी जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि आपकी जो सभा थी, समिति थी, इसमें आपकी औरतें भी आपकी शामिल होती थी। मतलब एक तरीके से औरतों को समान आपका एक तरीके से क्या करा जाता था, स्टेटस दिया जाता था, ठीक। ये चीज़ समझना जरूरी है। और नियोग प्रचलन यहाँ पर था, ठीक है। नियोग प्रचलन आपके यहाँ पर प्रचलित था। कहाँ पर आपके प्रचलित था? इसमें ऋग्वैदिक काल में। अब नियोग का मतलब क्या होता है? अब नियोग का मतलब होता है कि कोई भी आपकी, ये हिंदू वर्ण व्यवस्था इसमें दे रखा था, ठीक है, इसमें ऋग्वैदिक में दिया गया है कि कोई भी आपकी विधवा अगर कोई औरत है, ठीक, तो अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो वो आपका संभोग कर सकती है किसी दूसरे आपके पुरुष के साथ, ताकि उसकी संतान हो सके। तो ये नियोग प्रथा आपकी उस समय प्रचलन में थी, ये याद रखना है आपको।
और ऋग्वेदा में आपके पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये 10वां मंडल है आपके ऋग्वेदा का। ठीक, 10वें मंडल का नाम क्या है आपका? पुरुष सूक्त है। उसमें क्या बताया गया है? इसमें 4 वर्णों के बारे में आपके विभाजन करा गया है। ठीक, ब्रह्म, क्षत्रिय और आपके जो वैश्य और शूद्र जो हैं, ठीक है, ये चारों वर्णों के बारे में बताया गया है आपके किसमें? पुरुष सूक्त में। तो शोधकर्ता मानते हैं कि ये पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेदा में आपके आगे चल के जोड़ा गया था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया था। तो इसे आपका पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में इसे इंक्लूड भी करते हैं और नहीं भी इंक्लूड करते हैं, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। पर याद रखिएगा कि ऋग्वेदा का जो आपका पुरुष सूक्त है, ये 10वां मंडल है आपका, ये चारों वर्णों के बारे में आपके बताता है। जो 4 वर्ण है ना आपके, शूद्र, वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय, सबसे ऊपर आपके जो ये ब्राह्मण होते हैं, ये चारों के बारे में पुरुष सूक्त में बताया गया है। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक कालखंड का जितना भी इम्पोर्टेंट था, स्टेटस ऑफ वुमेन और एक तरीके से सभा समिति विदत, राजन और वंशानुगत गोप्ताजनस्य और पॉलिटिकल सिस्टम, इससे पहले जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, डीटीज़, देवी देवता, ठीक है, इंद्र देवता और बाकी जितने भी आपके रिलीजन्स की इंपॉर्टेंट धार्मिक व्यवस्था जो थी, और उसी के साथ साथ ये आपकी करेंसी या फिर मुद्रा के बारे में, और उससे पहले हमने पितृसत्तात्मक समाज था, ये सब चीज़ें, और सामाजिक संरचना जो थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिया आपके ऋग्वैदिक काल में। अब इससे बाहर शायद ही एग्जामिनर आपसे कुछ पूछे। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट पे भी कमांड करा है, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। हमेशा याद रखिएगा कि जिस कॉन्सेप्ट की पकड़ है वो फैक्चुअल, अगर उसको चीज़ें ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तब भी वो एक्सेल कर जाएगा, कहीं ना कहीं दिमाग लगा के वो लोग आंसर निकाल ही लेंगे। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्या चल रहा है भाई, वहाँ पर औरतों की स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था, जब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी और थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज होगा, इसमें तो मैंने पूरा करा दिया आपको जितना पूछा जाता है, और अगर थोड़ा भी फैक्चुअल नॉलेज होगा तब भी आप एक तरीके से उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप आंसर आसानी से निकाल सकें। ठीक, तो इस तरीके से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने वैदिक कल्चर के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा। कल जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा उसमें आपके उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल से सब कुछ बताऊँगा। इससे पहले जो लेक्चर था वो जरूर जाके देखिएगा, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पैट नहीं, बल्कि जितनी भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल से के आएंगी, ठीक, चाहे यूपी पीसीएस दे दे आप, कहीं भी अगर दे दे, आरओ भी देंगे तब भी वही पूछा जाता है। उतना ही डिटेल जितना मैंने कवर आया है सब कुछ उसमें कवर कर रखा है मैंने। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड था, आप उससे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिलते रहेंगे और कौन कौन सी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।